न्यूज के साथ जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। जहां दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि DUSIB की ओर से एक अहम बैठक की गई और इस बैठक में जो फैसला हुआ उससे हर झुग्गी वाले के मन में बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि देखिए 717 EWS फ्लैट्स को मंजूरी दे दी गई है। ये फ्लैट्स सेवदा घेवरा इलाके में दिए जाएंगे। अब पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं और किस किस तक इसका फायदा पहुंचने वाला है, ये भी सोनाली जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, तो शुक्रवार को यानी कि कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में DUSIB की बैठक हुई और बैठक में फैसला लिया गया है कि भाईराम कैंप, मस्जिद कैंप और DID कैंप के झुग्गी वासियों को सेवदा घेवरा में 717 फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें दीपिका, तो पहले से मंजूर कुछ कैंप जैसे कि इंदिरा कैंप जो कि कल्याणपुरी में है, G पॉइंट जो कि गोल मार्केट में है और न्यू संजय कैंप जो कि ओखला में है और राजीव कैंप जो कि मंडावली के में है, वहां पर 221 लाभार्थियों को भी इस इलाके में फ्लैट्स दिए जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर इससे जो आम लोग हैं, वहां पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें फायदा होगा। तो अब ये भी जान लीजिए कि आम लोगों पर किस तरह से इसका असर पहुंचने वाला है और किस तरह से उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। तो देखिए, जो भी लोग झुग्गी में रहते हैं उन परिवारों को अब पक्का मकान मिल जाएगा। इससे उनकी रहन सहन बेहतर होगा और बच्चे अच्छे माहौल में रह सकेंगे। उन्हें साफ सफाई, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं बहुत ही आसानी से मिल पाएंगी। लोग किराए की चिंता से मुक्त होकर स्थायी रूप से बच सकेंगे। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इन परिवारों की जिंदगी में बड़ा एक पॉजिटिव बदलाव इस फैसले के बाद आने वाला है और हर किसी को यही इंतजार होता है कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं, खासतौर पर अगर हम कच्चे मकान की, अगर हम सोनाली बात कर लें, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उनको एक सपना होता है कि उन्हें एक ऐसा घर मिले जहां पर उनके पास पक्की छत हो। तो देखिए, अब 717 EWS फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं, जिसके लिए राहें पूरी तरह से साफ हो गई है। DUSIB की बैठक में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पर खास फोकस किया गया है, चाहे भाई राम कैंप की बात करें, मस्जिद कैंप की बात करें या फिर DID कैंप की बात करें। यहाँ जितने भी झुग्गी में परिवार रहते हैं उन्हें सेवदा घेवरा में 717 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। तो सोचिए अब कितनी बड़ी खुशखबरी उन्हें महसूस हो रही होगी कि उनके लिए किसी ने सोचा और उनको पक्का मकान देने के लिए सोचा गया है। बिल्कुल, अब वहाँ जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे कि दीपिका ने भी कहा कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो जो वहाँ के लोग हैं उनको इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और लोगों का सपना होता है कि वो पक्के मकान में रहें, अपने घर में रहें। अब सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, अब इसके बाद जो वहाँ पर लोग रहते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि एक ड्रीम होता है। इनफैक्ट जो लोग झुग्गियों में रहते हैं या फिर कभी मकान उन्होंने देखा नहीं, वो हमेशा सोचते होंगे कि कोई फ्लैट मिले, उसमें हम रहें। अब ऐसे में सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है और 717 फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे, सीधे तौर पर उन लोगों को फायदा मिलेगा। तो देखिए, बड़ी बात होती है, कभी आप सड़कों से गुजर रहे होते हो और ऐसी झुग्गी बस्तियों पर आपकी नज़र पड़ती है, तो आपको ये देखकर, जितने बार भी सोनाली मैं निकली हूँ ऐसी जगहों से, तो मुझे हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती है कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये लोग इस हालात में रह रहे हैं कि इनके लिए हर एक मौसम बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सोचिए, जब हम पक्के मकानों में रह रहे होते हैं, उसके पंखे के बावजूद भी हमें चाहिए AC, कूलर, सारी चीज़ें। सोचिए कि जब लोग इस तरह के हालात में रह रहे हैं, वो किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए सोचा जाए और उन्हें भी उनके सपनों का भले ही एक कमरे का मकान दिया जाए। EWS फ्लैट क्योंकि एक कमरे के ही होते हैं, उसमें आपके लिए बेसिक एक नेसेसिटी होती है, लेकिन वो उस हालत से तो ठीक रहेगा ना। आपको जो झुग्गी बस्ती में आप रह रहे हैं उससे अच्छा आपको एक प्लान किया जा रहा है। और इसीलिए देखिए, अब ये 717 फ्लैट 717 परिवारों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आएंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैंप में रहने वाले लोग जो झुग्गी बस्तियों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें पक्का मकान दिया जाएगा। और ऐसे में देखिए,
ये बड़ी बात ये हो जाती है कि जब आप इस तरह से इस हालात में रह रहे हैं तो ना आपके पास लाइट की प्रॉपर सुविधा है, ना आपके पास पानी पहुंच पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही तरीके से, जिस लीगल तरीके से आपके पास पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती हैं। और इसीलिए देखिए अब ये प्रावधान किया गया है। ऐसे में बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया राहत भरी खबर रहेगी कि उन्हें पढ़ाई के लिए सही तरीके से मौका मिलेगा और भी बहुत तमाम जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये तो बात हुई फ्लैट्स की, लेकिन अब एक और खुशखबरी है दिल्ली वालों के लिए। सोनाली बता दीजिए क्या है गुड न्यूज़। बिल्कुल, तो दिल्ली में अटल कैंटीन के समय में बदलाव किया गया है। अब लोग पहले से ज्यादा समय तक सस्ता और इसी के साथ साथ अच्छा खाना खा सकेंगे। ये बदलाव आम लोगों के सुविधा के लिए किया गया है। अब पूरी की पूरी खबर क्या कुछ है हमारे दर्शकों को समझा दीजिए दीपिका। क्योंकि देखिए दिल्ली में अटल कैंटीन तो चल रही हैं और जिनकी शुरुआत हो चुकी है, ये तो आप सबको मालूम होगा। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन का जो समय है उसे बढ़ा दिया है। लंच का समय अब सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। पहले समय क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। ये 11:30 बजे शुरू होता था, यानी कि 1 घंटा बढ़ाया गया है इसे। बिल्कुल। और डिनर की अगर हम बात करें तो जो डिनर का समय है वो शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक कर दिया गया है, जो कि पहले 6:30 होता था, यानी कि यहाँ पर आधे घंटे का इजाफा किया गया है। सर्विस आधे घंटे पहले शुरू होने से पहले बताया जा रहा है कि बफर टाइम रखा गया है और इससे ज़्यादा लोग कैंटीन का फ़ायदा उठा सकेंगे। सस्ता भोजन देने वाली इन कैंटीनों को और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए समय बढ़ाया गया है। अब बड़ी बात यह है कि महज 5 रुपये में आपको इतना स्वादिष्ट, पौष्टिक और पूरा न्यूट्रिशन रिच अगर खाना मिल रहा है तो दिल्ली में अब ज़्यादातर लोग इन्हीं कैंटीन्स का भी रुख कर रहे हैं। अभी जब हमने LPG क्राइसिस की खबरें देखी थी तब भी सोनाली वो तस्वीरें देखी कि लोग सबसे पहले जाकर अटल कैंटीनों में ही खा रहे थे और इसी सब चीज़ों को देखते हुए अटल कैंटीन के समय में बदलाव किया गया है। बिल्कुल, अब जिस तरीके से सिलेंडर की किल्लत है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है और शायद इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर अटल कैंटीन के समय में इजाफा किया गया है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब इसका असर जो है आम लोगों पर क्या कुछ होगा वो भी ज़रा हम आपको विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि मजदूर, छोटे दुकानदार और ऑफिस जाने वाले लोग सुबह जल्दी लंच कर सकेंगे। शाम को भी डिनर का समय बढ़ने से देर से आने वाले लोग भी खाना खा सकेंगे और इससे भूखे रहने की जो समस्या है कहीं ना कहीं कम होगी। और सिलेंडर की किल्लत बहुत बड़ी समस्या है आज देश के लिए। हालांकि कालाबाजारी ज्यादा है, इसकी वजह से ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे थे, अब ऐसे में कहीं ना कहीं अगर 5 रुपए में उन्हें अच्छा खाना मिल सकेगा तो शायद वो अपने घर वापस ना लौटे, यहीं रहने का फैसला लें। ये भी हो सकता है इस फैसले के बाद। तो देखिए सास्ते दामों में अच्छा खाना मिलने से रोजाना का जो खर्च है वो भी बच रहा है लोगों का। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आम आदमी को ज़्यादा सुविधा और राहत मिलेगी। समय बढ़ा दिया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटल कैंटीन का रुख करेंगे और 5 रुपये में मुझे नहीं लगता कि आज के समय में अगर आप प्रॉपर एक बॉटल पैक्ड अगर वाटर भी लेने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप सोचिए कि आपको अगर थाली मिल रही है 5 रुपये में तो अपने आप में ये बड़ी बात है। इसके समय में भी बदलाव किया गया है सभी समस्याओं को देखते हुए और ज़रूरी भी है कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ जिन चीज़ों की शुरुआत किया जाए असल मायनों में तक वो फायदा पहुंच पाए। तो जब से ये कैंटीन खुली है तब से अब धीरे धीरे देखिए इसका विस्तार भी हो रहा है। अभी तक दिल्ली में जो चुनिंदा कैंटीन थी, चुनिंदा जगह पर कैंटीन थी, लेकिन इसका लगातार विस्तार किया जा रहा है और आने वाले समय में देखिए यही उद्देश्य है कि दिल्ली के कोने कोने में आपको अटल कैंटीन मिले। यानी कि कहीं भी आपको जाकर वो स्ट्रीट फूड की तरफ नहीं देखना पड़ेगा अगर आप न्यूट्रिशन रिच खाना पसंद करते हैं। ये बात हुई अटल कैंटीन की, लेकिन अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो दिल्ली में सफ़र करने वालों से जुड़ी हुई है। उनके लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है क्योंकि अब राजधानी में बनने जा रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी ट्रेवल का पूरा अनुभव बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट TOD स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 22 में एक बड़ा इंटीग्रेटेड मोबिलिटी हब बनाने की योजना तैयार की है। अब ये योजना क्या है ये सोनाली आपको बताएंगे और कैसे आप तक फायदा पहुंचाएगी ये योजना। बिल्कुल, अब इसको हम आपको समझाते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है।
इस प्रोजेक्ट के तहत द्वारका सेक्टर 22 में एक नया इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि ISBT बनाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बस अड्डा नहीं होगा, ये होगा एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर बस, मेट्रो, रेलवे और एयरपोर्ट सब आपस में जुड़े होंगे। मतलब है कि अगर आपको बस से उतरकर मेट्रो पकड़नी है या फिर ट्रेन से उतरकर फ्लाइट लेनी है तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। अब सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलेगा। किन किन जगहों पर इनका कनेक्शन होगा ये भी जरा बता दीजिए दीपिका। तो देखिए, ऐसी मोबाइलिटी हब की यहाँ पर विस्तार की तैयारी की जा रही है जिससे सबसे बड़ी ताकत और कनेक्टिविटी होगी। यह प्रोजेक्ट सीधा दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, इसके अलावा भिजवासन रेलवे स्टेशन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, इन सभी जगहों को कनेक्ट करेगा। यानी कि पश्चिमी दिल्ली पूरी तरह से एक ट्रांसपोर्ट हब में बदलने वाली है। क्यों ज़रूरी है ये प्रोजेक्ट, ये भी अब आपको बता देते हैं। अगर आपने कभी ISBT कश्मीरी गेट से यात्रा की है, ट्रेवल किया है, तो आप जानते ही होंगे कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा सोनाली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी ISBT कश्मीरी गेट जाएं और आपको भीड़ ना मिले। किसी भी दिन में, चाहे आप वीकडेज में जाते हैं, वीकेंड्स में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ का दबाव रहता है। अब इस नए ISBT के बनने से कश्मीरी गेट ISBT पर दबाव कम होगा। वेस्ट दिल्ली के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो समस्या है दिल्ली वालों की, ट्रैफिक की, तो उस ट्रैफिक की समस्या से भी राहत मिलेगी। अब पहली बार ये होने जा रहा है तो इसमें क्या खास है ये भी सोनाली बता दीजिए। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात क्या है कि पहली बार किसी बस टर्मिनल के साथ रिहायशी और कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा। यानी कि जहां बस अड्डा होगा वहीं पर लोग भी रह सकेंगे और वहीं पर ऑफिस, दुकानें और होटल भी होंगे। कितने बड़े एरिया में एक प्रोजेक्ट बनेगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। पूरा प्रोजेक्ट करीब 38.82 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। ISBT टर्मिनल, बस डिपो, रेजिडेंशियल टावर, कमर्शियल टावर, पब्लिक फैसिलिटी और ग्रीन स्पेस। यानी कि ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं होगा दीपिका, बल्कि एक पूरा मिनी सिटी मॉडल होगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ऐसे मॉडल बनाना, क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं बहुत तरह के चैलेंजेस, चाहे हम ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक से मतलब एक हम कहें कि उत्पन्न होने वाली जो समस्या है, पॉल्यूशन की बात करें, इन सब चीज़ों से, क्योंकि ग्रीन एरिया का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार के दिमाग में ये चीज़ है कि ग्रीन एरिया हमें, क्योंकि इस बार के हमने बजट में भी देखा था कि हरित बजट इसको नाम दिया गया था, तो हर जगह पर इसका ध्यान ज़रूर दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब इस पूरी परियोजना के लिए ज़मीन का इस्तेमाल कैसे होगा। तो चलिए ये भी अब आपको बता देते हैं। इस जमीन के इस्तेमाल को कैसे किया जाएगा, इसके लिए जो DPR तैयार किया गया है ये भी जान लीजिए। 60% इसका जो हिस्सा है वो रेजिडेंशियल यानी कि घर और फ्लैट के लिए होगा। 15 से 20% का जो हिस्सा है वो कमर्शियल चीज़ों के लिए होगा, जैसे कि ऑफिस, दुकानें और होटल यहाँ से चल पाएंगे। और 10% का जो हिस्सा है वो पब्लिक सुविधाओं के लिए होगा। खास बात यह है कि यहाँ 6 से 7 मंजिल तक की इमारत बनाई जाएंगी ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा न हो और प्लानिंग संतुलित तरीके से की जा सके। अब यहाँ पर ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य के बजट से कितना पैसा लिया जा रहा है, आपकी टैक्स का ये पैसा है और आपको इसका कितना फ़ायदा होने वाला है, ये भी हम आपको बता देते हैं। सोनाली, बताइए कितनी लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है? देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की अगर बात करें तो ये है 42,000 करोड़ रुपए। लेकिन इससे कमाई भी होगी। ISBT से लगभग 900 करोड़, रेजिडेंशियल से 3700 करोड़ और कमर्शियल से 1400 करोड़ की कमाई होगी। यानी कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सुविधा ही नहीं देगा बल्कि आर्थिक रूप से फायदेमंद भी साबित होगा। अब आम लोगों को इसका क्या कुछ फायदा होगा वो जरा हम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि सफर आसान होगा, साथ ही साथ तेज भी होगा। ट्रैफिक जाम कम होगी, क्योंकि वैसे भी दिल्ली में अगर ट्रैफिक में आप एक बार फंस गए तो मुझे लगता है 2-3 घंटे आप ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे, अगर पीक आवर में अगर आप फंसे हैं तो। एक ही जगह से कई ट्रांसपोर्ट ऑप्शन मिलेंगे, नए घर और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पश्चिमी दिल्ली का तेजी से विकास होगा। भविष्य की तस्वीर क्या होगी, ये तो बात हमने कर ली कि क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, क्या बदलाव होगा। लेकिन इसके बनने के बाद भविष्य की तस्वीर भी अगर आपको बता देते हैं कि ये प्रोजेक्ट सही तरीके से अगर लागू होता है तो आने वाले समय में दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
वो बिल्कुल बदल सकता है। कैसे, ये भी बताते हैं। द्वारका सेक्टर 22 सिर्फ एक इलाका नहीं रहेगा, बल्कि बन जाएगा दिल्ली का स्मार्ट ट्रांजिट हब। तो ये था पूरा, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, किस तरह से इसकी वजह से समस्या से निजात पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सोनाली की चीज़ें जो ऑन पेपर्स हो जाती हैं, उसे ग्राउंड पर आने पर, ग्राउंड पर उतारने पर बहुत लंबा समय लग जाता है। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इस ट्रांजिट हब को जब बनाया जाएगा तो इसमें कितना आम लोगों को फ़ायदा होता है, कितना ट्रैफिक से, मुझे तो सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहता है कि ट्रैफिक से राहत कैसे मिलेगी। तो ये देखने वाली बात होगी, आने वाले भविष्य में ये भी चीज़, तस्वीर साफ होगी। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। दिल्ली में फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज और अंडरपास के नीचे खाली पड़ी जगहों को अब इस्तेमाल के लायक बनाया जाएगा और इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD अब 300 पुलिस बूथ बनाएगा। ये बूथ फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज के पास बनेंगे ताकि इलाकों में सुरक्षा बढ़े और लोग बिना डर के इन जगहों का इस्तेमाल कर सके। तो देखिए, दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाईओवर हैं और उनके नीचे जगह जो है वो खाली पड़ी हैं और इसी तरह फुटओवर ब्रिज यानी कि FOB और अंडरपास भी जो जगह है वो खाली है और इन जगहों पर 300 पुलिस बूथ बनाए जाएंगे। अब क्या होता है दीपिका कि जब हम अब फुटओवर ब्रिज से गुजरते हैं या फ्लाईओवर से गुजरते हैं तो हमारे मन में एक डर लगा रहता है। उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कई बार हम देखते हैं कि ऐसी जो जगह है, बिल्कुल सोनाली आपने ठीक जिक्र किया है कि ब्लैक स्पॉट्स बन जाती हैं। खासतौर पर हम लड़कियों के लिए बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। रात में आप कभी अकेले ट्रैवल कर रही हैं तो मन में एक डर होता है, एक आशंका होती है कि इस जगह से मैं निकल रही हूँ तो क्या मैं सुरक्षित हूँ। वहाँ पर अगर इस तरह की पुलिस बूथ बनाए जाते हैं तो ये बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात रहेगी कि महिलाओं के लिए ये सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम बनाया जाएगा। अब देखिए, PWD खुद इसका लागत उठाने वाली है और ऐसी जो पुलिस बूथ हैं उन्हें तैयार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस इन बूथों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करेगा और इसके को लेकर देखिए PWD ने पूरा रोड मैप तैयार किया है। इन बूथों से पुलिस को बैठने की जगह और अगर लाजमी है कि एक अगर कांस्टेबल भी अगर वहां पर बैठ जाता है तो अपराध पर नियंत्रण लगेगा, अपराध कम होंगे, खासतौर पर महिलाओं। और अभी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा बढ़ेगी। कई बार सोनाली हमने देखा कि महिलाओं का तो हमने जिक्र कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार लोग निकल रहे होते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और स्नेचिंग हो जाती है। बिल्कुल, चेन स्नेचिंग हो जाती है, फ़ोन स्नेचिंग हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। अब आप देखिए ना, 300 पुलिस बूथ बनाए जाएंगे तो अपने आप में ये बड़ी संख्या है। बिल्कुल, अब कुछ जगहों पर छोटी दुकानें भी खोली जा सकती हैं ताकि इलाका और ज़्यादा जीवंत दिखे। और अगर दुकानें खुलेंगी तो मुझे लगता है कि अपराध की आशंका जो है वो कम हो जाएगी। जैसे कि आपने ब्लैक स्पॉट की बात करी, अगर वहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को हमेशा डर बना रहता है। लेकिन ऐसे में वहाँ पर अगर पुलिस बूथ बनाए जाते हैं और इसी के साथ साथ दुकानें खुलती हैं तो जो आम लोग हैं जो वहाँ पर गुजरते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा बिल्कुल होगा। पुलिस बूथ खुलने से, क्योंकि देखिए डर भी नहीं रहेगा। खासतौर पर रात में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस की जो मौजूदगी होगी उसकी वजह से अभी हम जैसे चोरी और हम बात कर रहे थे कि ईव टीजिंग के भी बहुत मामले सामने आते हैं, छेड़छाड़ के बहुत सारे मामले आते हैं। ऐसी घटनाएं कम होगी, इलाका साफ सुथरा और सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस बूथ है और उसके आसपास में कोई ये करे कि क्राइम एक्टिविटीज़ और इस तरह की एक्टिविटीज़ संलिप्त हो पाए, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो अब इससे रोजगार भी, नए अवसर भी इससे पैदा होंगे। एक तरफ बूथ खोले जाएंगे और दूसरी तरफ दुकानें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ट्रैफिक का हाल भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ट्रैफिक का हाल जान लें और उसके बाद ही अपने घरों से निकलें। तो अगर आप 10 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में, यानी कि बीते हुए कल से लेकर आज तक की अगर हम बात करते हैं, इस बीच में दिल्ली के पहाड़गंज और सदर बाजार या फिर शाही ईदगाह इलाके में जाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला है।
और इसमें हर दिन करीब 50,000 लोग पहुंच सकते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो मतलब साफ है कि इसका सीधा सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, अब क्या होने वाला है वो जरा हम आपको बता देते हैं। शाही ईदगाह सदर बाजार में 3 दिन का बड़ा धार्मिक आयोजन होगा और हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा। तो 12 अप्रैल को कार्यक्रम रात 10 बजे तक चलेगा और उस दिन ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। किन रास्तों पर सबसे ज्यादा असर होगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि रानी झांसी रोड में भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, जाम की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं आर के मार्ग में गाड़ियों की लंबी लाइन लग सकती है जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं ईदगाह, गोल चक्कर और आसपास की सड़कें, यहाँ पर ट्रैफिक रेगुलेशन भी देखने को मिलेगा और इन रास्तों पर जाना मतलब कि समय ज्यादा लगना तय है। तो हो सके तो आप इन रास्तों से ना गुजरे और जो वैकल्पिक मार्ग है उन मार्गों का आप इस्तेमाल करें। अब सोनाली ने जिक्र तो कर दिया वैकल्पिक मार्ग का, लेकिन वो विकल्प क्या हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ विकल्प भी बताए हैं जो आप चुन सकते हैं और आसानी से उन रास्तों से होकर गुजर सकते हैं। जैसे कि फैज रोड को आप इस्तेमाल करें, छोटी गलियां या फिर लोकल रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि गूगल मैप में आपको एग्जैक्ट अगर छोटी सकरी गलियां होती हैं वहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो गूगल मैप या फिर लाइव ट्रैफिक एप्स भी आप चेक कर सकते हैं घर से निकलने से पहले, अगर इन रूट से आपको होकर गुजरना है। कैसे आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं सही तरीके से ये भी आपको बता देते हैं। तो जो अगर आप घर से निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक का हाल देख लेते हैं फ़ोन में, तो आपके ये 20 से 30 मिनट बचा सकता है। और एक और सलाह हम आपको देंगे कि घर से निकलने से पहले 20 से 30 मिनट पहले, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेकर निकलें। पीक आवर्स में निकलने से बचें। सुबह हम बात करें तो 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को बात करें 5 बजे से 8 बजे तक। ये जो समय होता है ये पीक आवर्स होता है। इस समय में हम कहें कि ऑफिस वाले लोग और बाकी जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों का रुख करते हैं, और या सुबह की हम बात करें तो अपने दफ्तर का रुख करते हैं। इसलिए गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है किसी भी सड़क पर हम देखते हैं। तो इसलिए पीक आवर्स में जाने से बचें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो सकता है तो बेहतर ऑप्शन होता है, उसका इस्तेमाल करें। वहीं ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरी सलाह है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें निकलने से पहले। जैसे कि दीपिका ने भी अभी बताया कि आप घर से निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक चेक कर लें और साथ ही साथ गूगल मैप्स का भी आप सहारा ले सकते हैं और उसके बाद ही अपने घरों से आप बाहर निकलें। तो चलिए, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब मौसम का क्या हाल है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि ठंडी हवाओं का दौर खत्म हो चुका है और अब गर्मी धीरे धीरे अपने तेवर दिखाने लगी है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए ये अपडेट बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना बना हुआ था और काफी दिनों तक बारिश चली। हम देखेंगे कि मार्च के दूसरे हफ्ते से बारिश शुरू हुई थी। और अगर आप दिल्ली वाला रेडियो टीवी रोजाना देखते हैं तो हम आपको यही गुड न्यूज़ दे रहे थे कि आज भी बारिश होने वाली है, आज भी मौसम सुहाना रहने वाला है। तो अब अगर आपको ये आदत हो चुकी है कि हम आपको ये बताएं कि अब मौसम सुहाना रहने वाला है, तो इसकी आदत खत्म कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको यही अपडेट देंगे कि चलचलाती धूप का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि IMD ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें ये साफ संकेत दे दिए हैं कि अब किसी भी तरह की बारिश के आसार नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये जो टेम्परेचर है इसमें हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा, इजाफा देखने को मिलेगा। अगर बात 11 अप्रैल की यानी कि आज की करें तो सुबह की शुरुआत थोड़ी राहत भरी रहेगी, हल्की ठंडी हवा और मौसम सुहाना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धूप और चुभने लगेगी और गर्मी महसूस होने लगेगी। तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो भी हम आपको बता देते हैं, 33 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो यानी कि अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अब जैसे कि पिछले दिनों बारिश हो रही थी और मौसम जो था वो काफ़ी सुहाना था, यानी कि आप कहीं भी घूमने जा सकते थे। लेकिन अब जो मौसम देखने को मिलेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी और चिलचिलाती गर्मी
को आप महसूस करेंगे। और दोपहर के समय मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब बाहर निकलना चाहेगा इस मौसम में। बिल्कुल सही बात है। और चलिए अब जल्दी से आपको पेट्रोल और डीजल के दाम भी बता देते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हालांकि अभी किसी तरह का बदलाव पेट्रोल और डीजल की कीमत में नहीं हुआ है। तो दिल्ली में पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं ये भी जान लीजिए। दिल्ली में 94.77 रुपये पर लीटर है। डीजल की कीमत की बात करें 87.67 पर लीटर। सीएनजी की बात करें तो 77.09 प्रति किलोग्राम है। अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो 88.00 प्रति लीटर के हिसाब से। और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और इसी तरह गुरुग्राम के दाम भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि आप पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जो है कहाँ से ले पाएंगे, क्योंकि कई लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ आते हैं। अगर वहाँ पर कम है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और लेकिन आप अगर काम के लिए जा रहे हैं तो ही आप ऐसा करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सोनाली ये कहना चाह रही है। तो आप अगर स्पेशली जाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये तो बात हुई पेट्रोल डीजल की। सोने चांदी के दाम भी आपको बता देते हैं। देखिए आज जो सोने के भाव हैं वो 1,39,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो लगातार सोने चांदी के दाम मैं बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो सोने की कीमत है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि पिछले दिनों हमने 1,51,000 देखा था, लेकिन आज की कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें कमी दर्ज की गई है। बिल्कुल सोनाली, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इस वक्त देखने को मिल ही रहा है। और हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव ऐसा नहीं हुआ है कि जिसका सीधा असर आप पर बहुत ज़्यादा पड़े। तो ये तो साफ देखा जा सकता है। और सोने और चांदी के दाम जो हमने आपको दिखाए हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आज अगर आप दुकान में जाते हैं तो आपको यही दाम मिलने वाले हैं।